एपिसोड 5 की शुरुआत ओकारुन के घबराहट में स्कूल जाते हुए से होती है। चूंकि यह पहली बार होगा जब वह अपनी दोस्त अय्यासे को गुड मॉर्निंग कहेगा, इसलिए वह खुद को मानसिक रूप से उत्साहवर्धक बातचीत और रिहर्सल किए गए संवादों से तैयार करता है। उसके आंतरिक एकालाप से पता चलता है कि उसे डर है कि अय्यासे को पता चल जाएगा कि वह गुड मॉर्निंग शौकिया है। जब वह सहपाठियों की भीड़ से होकर स्कूल के सामने के गेट के पास पहुंचता है, तो वह अय्यासे को प्रवेश द्वार पर झुककर किसी का इंतजार करते हुए देखता है। ओकरुन जल्दी से इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि अय्यासे उसका इंतजार नहीं कर सकती और फैसला करता है कि उसके आगे निकल जाना और उसे अनदेखा करना ही सबसे अच्छा तरीका है। गंभीर भाव और चुप्पी के साथ अय्यासे ओकरुन को दूर जाते हुए देखती है। कुछ सेकंड के बाद वह चुपके से उसके पीछे आती है और ओकरुन से बात करने और तनाव को खत्म करने से पहले उससे हल्के से टकराती है। ओकरुन पहले तो हैरान होता है, लेकिन शर्माते हुए वह एक बड़ी मुस्कान देता है। जैसे ही वे स्कूल से गुजरते हैं, अंततः अलग अलग कक्षाओं में जाते हैं, अय्यासे एलियंस के बारे में भावुकता से बात करती है, जबकि ओकारुन अजीब तरह से जवाब देने की कोशिश करता है। इससे पहले कि वह जवाब के लिए कोई ठोस शब्द बना पाता, अय्यासे अपनी कक्षा में पहुंच जाती है और दोनों अलग अलग रास्ते पर चले जाते हैं। प्रत्येक कक्षा में वे दोनों एक दूसरे से एलियंस और भूतों के बारे में बात करने की अपनी इच्छा के अलावा किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित करने में विफल रहते हैं। ओकारुन के सहपाठियों ने उसके आंदोलन पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन कई उसे धमकाना जारी रखते हैं, जिसके बारे में ओकारुन कहता है कि वह माफ कर देगा क्योंकि उसका एक नया दोस्त है। अय्यासे की कक्षा में उसके दोस्त देखते हैं कि अय्यासे कितनी विचलित है और उसे वास्तविकता में वापस लाने की कोशिश करते हैं। दोनों दोस्त अपनी चिंता व्यक्त करते हैं कि कुछ चल रहा है, विशेष रूप से अय्यासे के प्रेम जीवन में। अपनी अपनी कक्षाओं से ओकारुन और अय्यासे इस बात से दुखी हैं कि वे एक दूसरे से कितनी बुरी तरह बात करना चाहते हैं। ओकारुन अय्यासे के साथ उचित बातचीत करने में असमर्थ होने का दुख जताता है, क्योंकि वह उन भूतों को चित्रित करता है जिनका उन्होंने अब तक सामना किया है। वह यह भी चिंतित है कि इससे उनकी दोस्ती खत्म हो जाएगी। अपने लंच ब्रेक के दौरान दोनों एक दूसरे को खोजने के लिए तुरंत एक दूसरे की कक्षा में भागते हैं, लेकिन गलियारे में भीड़ के बीच एक दूसरे को देखने में विफल रहते हैं। वे चारों ओर पूछते हैं और स्कूल में हर जगह खोजते हैं, लेकिन एक दूसरे को नहीं खोज पाते हैं। ओकारुन और अय्यासे स्कूल की इमारतों के बीच में पास की बेंचों पर बैठते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि दूसरा वहां है। वे एक दूसरे के बारे में अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं। ओकारुन को लगता है कि अय्यासे के पास बहुत सारे दोस्त हैं और वह उसे एक उपद्रवी मानती है, जबकि अय्यासे को लगता है कि ओकारुन उसके साथ असहज है और उससे बच रहा है। अपने विचलित और निराश मानसिकता में दोनों बेंच छोड़ देते हैं, एक दूसरे को आगे नहीं देख पाते हैं और टकरा जाते हैं, जिससे उनके दांत आपस में टकरा जाते हैं। एक दूसरे से टकराने के बाद दोनों में हमेशा की तरह झगड़ा होता है। इस बार अचानक एक दूसरे को पाकर वे सदमे में हैं। ओकरुन कबूल करता है कि वह उसे खोज रहा था और आश्चर्यचकित और शर्माते हुए अय्यासे ने भी यह कबूल किया। ओकरुन को खुशी से आश्चर्य होता है कि अय्यासे उसे खोज रही थी, क्योंकि अय्यासे बताती है कि उनका ब्रेक लगभग खत्म हो चुका है। वे स्वीकार करते हैं कि उन्हें लगा कि दूसरा उनसे बच रहा था और एक अजीब सी खामोशी साझा करते हैं, जिसे अय्यासे सुलझाने की कोशिश करती है। पहले कि अय्यासे कुछ और बात कर पाती, उसकी दो सहेलियां थोड़ी दूर से चिल्लाती हैं कि उन्होंने दोनों को किस करते हुए देखा था। अय्यासे के दोस्त इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ओकरुन ही वह कारण है जिसकी वजह से वह इतनी परेशान है, और यह अनुमान लगाते हैं कि ऑकल्ट डुओ के बीच रोमांस चल रहा है। अय्यासे इस विचार को पूरी तरह से खारिज करती है कि उन्होंने किस किया, और ओकरुन उसके साथ शामिल हो जाता है। इससे उनके बीच फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है, जो इस बात पर खत्म होता है कि वे दोनों फिर कभी बात नहीं करेंगे। वे दोनों अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं, जिससे अय्यासे के दोस्त यह घोषणा कर देते हैं कि वे एक दूसरे के लिए एकदम सही जोड़ी हैं। ओकरुन लड़के के बाथरूम में रुकता है और अय्यासे के साथ अपने झगड़े के बारे में सोचता है। उसके मन में यह विचार आता है कि उसे अय्यासे से अभी भी बहुत कुछ बात करनी है और वह
उससे माफी मांगने की योजना बना रहा है। हालांकि जब वह नीचे देखता है तो अय्यासे से माफी मांगने की उसकी योजना उसकी अपनी भलाई की चिंताओं से बदल जाती है। ओकरुण देखता है कि एक बार फिर उसके पैरों के बीच का एक और अंग गायब हो गया है। अय्यासे की कक्षा में अय्यासे को उसकी सहपाठियों ने घेर लिया है और वे ओकारुण के साथ उसके रिश्ते और उनके कथित चुंबन के बारे में पूछ रही हैं। निराश होकर वह चिल्लाती है कि उन्हें गलत जानकारी है। दरवाजे से ओकारुण अय्यासे का नाम चिल्लाता है, जिससे लड़कियों को और भी ज्यादा लगता है कि उनके बीच रोमांस चल रहा है। अय्यासे का गुस्सा भरा जवाब तब खत्म हो जाता है जब वह ओकारुण को अपनी जांघ की ओर इशारा करते हुए देखती है। ओकारुण अय्यासे से उससे बात करने की विनती करता है, लेकिन अय्यासे उसे सख्ती से मना कर देती है। वह अभी भी उनके झगड़े से नाराज है। अय्यासे के दोस्त कहते हैं कि उन्हें ओकारुण के लिए बुरा लग रहा है, या जैसा कि वे उसे अय्यासे का प्रेमी कहते हैं। लेकिन अय्यासे फिर भी उसे और उसकी विनती को अस्वीकार कर देती है। अपने सहपाठियों पर चिल्लाती है कि वे अजीबोगरीब अफवाहें न फैलाएं। अय्यासे से ओकारुण की विनती उसके व्यवहार के लिए स्पष्टीकरण में बदल जाती है। वह बताता है कि उसे उकसाया गया था और वह पूरे दिन अय्यासे से बात करना चाहता था। लड़कियां ओकारुण का उत्साहवर्धन करती हैं, लेकिन अय्यासे अविचलित रहता है और उसे दूर जाने के लिए कहती है। ओकरुण ने अय्यासे की प्रतिक्रिया को अपनी दोस्ती को लेकर उसकी शर्मिंदगी के रूप में लिया, जिससे वह झिझक गई, लेकिन कोई अन्य प्रतिक्रिया नहीं दी। अय्यासे की चुप्पी के बाद ओकरुण धीरे धीरे वहां से चला गया। अय्यासे के दोस्तों में से एक ने अय्यासे को बताया, अगर वह सिर्फ एक दोस्त है तो तुम हमेशा की तरह एक चतुराई से इसे छोड़ दोगे। अय्यासे ने अपने दोस्त को जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके गालों पर एक चमकदार लाली के साथ निराशा और बेचैनी का भाव था। स्कूल के दिन के अंत में ओकरुण मुख्य गलियारे से गुजरते हुए अय्यासे के बारे में सोचता है। अपने आसपास की चीजों पर ध्यान न देते हुए वह छोटे गुलाबी बालों वाली एक महिला सहपाठी से टकरा जाता है। ओकरुण तुरंत माफी मांगता है और लड़की भी अपनी माफी मांगती है। वह पूछती है कि क्या ओकरुण ठीक है और धीरे से अपना हाथ उसके हाथ पर रखती है, जिससे ओकरुण चौंक जाता है। ओकरुण फिर से माफी मांगता है और चला जाता है, लेकिन जब गुलाबी बालों वाली लड़की उसे बताती है कि वह कितना दयालु है, तो वह वहीं रुक जाता है। वह उसे देखकर मुस्कुराती है और ओकरुण का चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है। उसी मुख्य गलियारे में अय्यासे चलती है और ओकरुण के बारे में सोचती है। उनके बीच जो कुछ हुआ उसके लिए पश्चाताप महसूस करती है। फिर वह ओकरुण को गुलाबी बालों वाली लड़की से बात करते हुए देखती है, जिसने अपना हाथ फिर से उसके हाथ पर रखा हुआ है। जब दोनों एक साथ हंसते हैं तो अय्यासे हैरान रह जाती है कि वे कितने करीब हैं। ओकरुण के दोस्तों के न होने के बारे में कहे गए शब्दों को याद करते हुए वह उनके रिश्ते पर सवाल उठाने लगती है। लड़की और ओकरुण अलग हो जाते हैं और ओकरुण अय्यासे की ओर चल पड़ता है। जब वे एक दूसरे के पास से गुजरते हैं तो अय्यासे गुलाबी बालों वाली लड़की को ओकरुण का अपमान करते हुए सुनती है और कहती है कि उसने उसके साथ फ्लर्ट किया क्योंकि उसे लगता है कि यह एक प्यारी लड़की के साथ उसका एकमात्र मौका है। जब वह अपने अपमान को लेकर आगे बढ़ती है तो अय्यासे एक वॉशटब को हवा में उड़ाती है और लड़की के सिर पर पटक देता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाती है। ओकरुण उसे जमीन पर गिरा हुआ देखता है और मानता है कि यह उनकी टक्कर की वजह से हुआ है, लेकिन इससे पहले कि वह उसकी मदद करने के लिए दौड़े, अय्यासे उसे हाथ से पकड़ लेता है। ओकरुण को अपनी गिरफ्त में लेकर अय्यासे चिल्लाती है कि वह उसके साथ घर चलना चाहती है। जैसे ही गुलाबी बालों वाली लड़की जागती है, अय्यासे ओकरुण की तारीफ करती है। जब वह चिल्लाती है, बेवकूफ लड़कियां कभी भी तुम्हारे आकर्षण को नहीं समझ पाएंगी, तो वह गुलाबी बालों वाली लड़की से सीधे नजरें मिलाती है। अय्यासे और ओकरुण गुलाबी बालों वाली लड़की और उसके दोस्तों के पीछे हाथ में हाथ डाले चलते हैं। घर लौटते समय अय्यासे ओकरुण के आगे चलती है। वह उसके प्रति अपने रवैये के लिए माफी मांगती है और बताती है कि क्योंकि उन्होंने वास्तव में किस किया था, इसलिए वह घबरा गई थी। अय्यासे उसे आश्वस्त करती है कि वह उनकी दोस्ती से शर्मिंदा नहीं है और ओकरुण कहता है कि वह बस खुश है कि वे सुधार कर सकते हैं। कुछ सेकंड की चुप्पी और उन दोनों की ओर से शर्मिंदगी के बाद ओकरुण अपनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के लिए विषय बदल देता है। ओकारुण टर्बो ग्रैनी के साथ उनकी लड़ाई को सामने लाकर विषय की शुरुआत करता है।
अय्यासे आत्मविश्वास से पिछली लड़ाई और उसके बाद की घटनाओं को याद करती है, लेकिन ओकारुन बताता है कि उसके शरीर का एक अंग फिर से गायब है। अय्यासे के घर पर अय्यासे ओकारुन की कीमत पर पागलों की तरह हंसती है। मोमो अय्यासे की दादी और एक आध्यात्मिक माध्यम सेको अय्यासे ओकारुन के साथ अपनी निराशा दिखाती है कि उसने उसे पहले से उसके शरीर की अच्छी तरह से जांच करने की अनुमति नहीं दी। सेको एक गोल दर्पण का उपयोग करके ओकारुन को देखती है, किसी भूत के कब्जे के लिए उसकी जांच करती है। इसके बाद वह अय्यासे से मांग करती है कि वह उसके लिए कोई भी गुड़िया लाए जो उसे मिल सके, और पानी से भरा एक वॉशबिन। ओकारुन के अंदर कुछ है यह जानते हुए सेको ने ओकारुन को कुर्सी पर बैठाया और उसके पैरों को पानी में डुबोया। मोमो के पास एक लकी कैट डॉल है जिसके साथ एक तावीज जुड़ा हुआ है, और वह ओकारुन के सामने एक टेबल पर रखी हुई है। एक बड़े कागज के पंखे से सेको ने ओकारुन को पंखे से 2 बार थप्पड़ मारे। वह मोमो को इशारा करती है कि उसे कुछ दिखाई देना चाहिए। जब मोमो को ओकारुन की आभा में बदलाव दिखाई देता है तो वह भूत को ओकारुन से बाहर निकाल देती है। मोमो घबरा जाती है क्योंकि भूत की आभा ओकारुन से बाहर निकालने के तुरंत बाद गायब हो जाती है, लेकिन सेको उसे शांत रहने के लिए कहती है। दोनों महिलाएं लकी कैट गुड़िया को देखती हैं और पाती हैं कि ताबीज काला हो गया है। गुड़िया को पसीना आने लगता है और वह अपनी आंखें हिलाने लगती है। वह घर में भागती है और हर कोई उसका पीछा करता है। गुड़िया को देखे बिना मोमो उसे खोजने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करने का फैसला करती है। अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का उपयोग करते हुए मोमो गुड़िया को एक कोठरी में फंसा देती है। जब मोमो दरवाजा खोलती है तो वह बिल्ली की गुड़िया को फर्श पर तड़पते हुए पाती है, जो उन तीनों को मारने की धमकी देती है। ओकारुन मोमो की इस उपलब्धि की प्रशंसा करता है। जब सेको कोठरी में पहुंचती है तो वह उन्हें बताती है कि बिल्ली की गुड़िया के अंदर का भूत टर्बो ग्रैनी है। अपने नए रूप में टर्बो ग्रैनी बताती है कि जिस क्षण उसे जलाया जा रहा था वह एक सूक्ष्म रूप में बदल गई और ओकारुन के शरीर पर कब्जा कर लिया। अपनी उपस्थिति को समाप्त करते हुए उसने ऐसा दिखाया जैसे कि वह पराजित हो गई थी। उसकी योजना अपनी शक्तियों के ठीक होने का इंतजार करना और सही समय पर उन सभी को मारना था। अपनी कमजोर अवस्था के बावजूद टर्बो ग्रैनी ने उन्हें धमकाना जारी रखा। मोमो ने सख्ती से घोषणा की, हम यहां लाभ में हैं। टर्बो ग्रैनी की ओर एक ताबीज पकड़े हुए ओकारुन अपने शरीर के अंगों को वापस मांगता है, लेकिन बुजुर्ग भूत मना कर देता है। वह समझाती है कि अगर वह मर जाती है तो वह कभी भी सामान्य नहीं हो पाएगा। फिर टर्बो ग्रैनी ओकारुन को मोमो और सेको को मारने का आदेश देती है। ओकारुन रूप बदल लेता है, मोमो और टर्बो ग्रैनी को आश्चर्यचकित करता है। सेको बताती है कि हालांकि उसने जो कागज का पंखा इस्तेमाल किया था उसका उद्देश्य ओकारुन से भूत को बाहर निकालना था, लेकिन टर्बो ग्रैनी ने उसे इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि केवल उसकी चेतना ही बाहर निकल पाई। जैसे जैसे हालात होते हैं ओकारुन के पास फिर से टर्बो ग्रैनी की शक्तियों तक पहुंच होती है। सेको यह भी कहती है कि वह अकेली है जो टर्बो ग्रैनी की चेतना को वापस उसके सही स्थान पर ला सकती है, लेकिन टर्बो ग्रैनी द्वारा कही गई हर भयानक बात के लिए उसके मन में द्वेष है। जैसे ही सेको अपने पेपर फैन से टर्बो ग्रैनी को मारने का मौका लेती है, ओकारुन का रूपांतरण समाप्त हो जाता है। टर्बो ग्रैनी कोठरी से बाहर भागती है और सेको उसका पीछा करती है, जबकि ओकारुन बताता है कि उसने भूतिया शक्तियों को कैसे बुलाया। उसने बताया कि उसे टर्बो ग्रैनी पर गुस्सा आया और इसी वजह से उसका रूपांतरण हुआ। जब मोमो अपनी दादी को टर्बो ग्रैनी को थप्पड़ मारते हुए देखती है तो वह कहती है कि वह उससे नफरत नहीं करती। मोमो ने बुजुर्ग भूत की हत्या की गई लड़कियों की देखभाल को स्वीकार किया, जिसने स्थान आधारित आत्मा का निर्माण किया। दोस्त बनने के लिए कहते हुए मोमो टर्बो ग्रैनी के साथ एक सौदा करती है। ओकारुन के शरीर के अंग, बदले में उसकी शक्तियां उसे वापस मिल जाती हैं। टर्बो ग्रैनी उन सभी को इस तथ्य से सचेत करती है कि उसे नहीं पता कि उसने उन्हें बेतरतीब ढंग से कहां खो दिया है।